हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। तो पिछला जो हमारा वीडियो था वो था हमारा जो बेसिक संख्याएं होती है गणित की, जैसे परिमेय, परिमेय सम, विषम, जितनी भी संख्याएं हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो डाला था पीछे वाला। तो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा और सभी संख्याओं को आराम से अच्छे से समझाया गया है, उसमें आराम से उसको समझिएगा। आज हम कक्षा 11 का जो सबसे पहला चैप्टर है यानी समुच्चय यानी सेट, वो हम शुरू करेंगे। एनसीईआरटी का जो जैसे आपके एनसीईआरटी का लगा हुआ है अभी सिलेबस, तो उसमें जो पहला जो चैप्टर है गणित का कक्षा 11 का समुच्चय यानी सेट्स, वो हम शुरू करेंगे। उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास हमारी जो है वो सेट्स पे होने वाली है, ठीक है। सेट्स जिसे हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पहला ही चैप्टर है कक्षा 11 का, तो इस पर हम विचार करेंगे। तो इस पर विचार करने से पहले सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि समुच्चय जो है इसका श्रेय किसको दिया गया है। ऐसे कौन से महान गणितज्ञ थे जिन्होंने समुच्चय के बारे में बताया। तो एक नाम आता है जॉर्ज केंटर। ये जर्मन के एक महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, महान गणितज्ञ जिन्हें कहा जाता है जॉर्ज केंटर। इन्होंने इस समुच्चय का विकास किया, इन्होंने इसके बारे में बताया और इससे संबंधित जितने भी परिभाषाएं हैं, इससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो इन्होंने अच्छे से बताया। अब दूसरी बात, ये जो समुच्चय है इसका उपयोग गणित की बहुत सी यानी लगभग सारी शाखाओं में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका उपयोग, जैसे कि मैं आपको कहूं, ज्यामिति है, प्रायिकता है, ट्रिग्नोमेट्री है और जैसे श्रेणी और अनुक्रम है, उन सब में भी इस समुच्चय का उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा उन सब का निरूपण किया जाता है। तो समुच्चय जो है वो हर जगह गणित की हर शाखा में काम में आता है। चलिए तो अब बात करते हैं इस समुच्चय की कि होता है क्या ये समुच्चय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। समुच्चय की परिभाषा क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आसान सा चैप्टर है, एकदम आराम से मजे से समझिए, बस आराम से समझ में आएगा। तो जो समुच्चय है यानी जिसे इंग्लिश में सेट बोलते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है उसको समझिएगा। तो परिभाषा जो है, सेट की जो परिभाषा है उसमें ऐसे लिखते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, यानी एक सेट कहलाता है। अब इसका क्या मतलब है, सुपरिभाषित संग्रह का क्या मतलब है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं, कोई भी वस्तुएं आपके पास, जैसे आपको कहे कि उनको एक सेट में लिखना हो, तो मतलब ये कह रहे हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का मतलब एकदम वेल डिफाइन होना चाहिए वो। जैसे कि मैं आपको कहूं कि जैसे मेरे पास अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो पता है फिक्स है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये फिक्स है। इसको आप यदि सेट में लिखें तो ये सुपरिभाषित हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के बारे में बात की तो ये सुपरिभाषित हो गया। इंडिया टीम के क्रिकेट के जो 11 प्लेयर हैं, ठीक है, उनका भी समुच्चय, नदियों का समुच्चय हो सकता है, भारत की जितनी नदियां उनका समुच्चय हो सकता है। और जैसे फलों का समुच्चय हो सकता है, अलग अलग फल होते हैं ना, जैसे केला है, आम है, किसी का भी समुच्चय हो सकता है। लेकिन सुपरिभाषित यदि होता है तो वो सेट कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। जैसे मैं कहूं कि कक्षा 11 है, उसमें जितने भी विद्यार्थी हैं उनका संग्रह, तो वो जैसे कक्षा 11 बोल दिया मैंने, और कक्षा 11 साइंस के जो विद्यार्थी हैं, मतलब मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी हैं, तो वो एक फिक्स हो गया, उसके अंदर वो सुपरिभाषित हो गया, उसको सुपरिभाषित बोलेंगे, ठीक है। और जैसे कहें कि एक मोहल्ले में रहने वाले लोगों का समुच्चय, अच्छे लोगों का समुच्चय, बुरे लोगों का समुच्चय, तो ये अलग अलग होगा। जैसे अच्छे लोगों का समुच्चय, तो ये अपने आप में वेल डिफाइन नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, तो हम इसको नहीं कह सकते कि वो एक सुपरिभाषित है, उनका समुच्चय नहीं बन सकता। तो सुपरिभाषित होना आवश्यक है। तो सुपरिभाषित होने के लिए, जैसे कि मैंने पहला ही एग्जाम्पल दिया कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के जो आपके स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये स्वर का नाम आते ही, अब स्वर 5 हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, तो इनका जो संग्रह बनेगा, इनका जो सेट बनेगा, तो वो एक सुपरिभाषित हो गया, तो उसे हम एक सेट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका संकेत क्या होता है। इसका जो संकेत होता है, संकेत का मतलब नोटेशन, इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो इसे हम एक मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, मंझले ब्रैकेट के द्वारा इसको दर्शाते हैं
सेट्स को, सेट्स को किससे दर्शाते हैं? मंझले ब्रैकेट के द्वारा। और मंझले ब्रैकेट के अंदर यहां पर लिखते हैं हम किसको? अवयवों को, एलिमेंट्स को। इसमें जो लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। इसके अंदर जो लिखे हैं वो इसी के अवयव होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको दर्शाते, मंझले ब्रैकेट के द्वारा इसको दर्शाते हैं। और इसके अंदर लिखे जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स बोल दो, अवयव बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। और इसे प्राय, या मैं आपको बता दूं कि इसको बड़े अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो सेट होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ए, बी, सी, जैसे मैंने ए के बराबर कोई सेट लिखा, बी के बराबर लिखा, मतलब ए बी द्वारा लिखते हैं कि भाई सेट का नाम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये इसका संकेत हो गया। और इसके अंदर लिखे जाने वाले को अवयव कह देते हैं हम, और बड़े अक्षरों से इसे दर्शाया जाता है। और वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सेट कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा इस प्रकार से ए, ई, आई, ओ और यू। अब ये एक प्रकार से सेट है, आपका सेट बन गया, ठीक है। अब सेट के अलावा जैसे और भी बहुत सारी सुपरिभाषित, मैं आपको एग्जांपल के आधार पर बताता हूं। जैसे ये ए मैंने लिखा है, ये एक समुच्चय लिखा है, और ये एक समुच्चय किसका है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। ऐसे ही एन यानी संख्याओं में नेचुरल नंबर जो होता है उसका समुच्चय लिख सकते हैं आप। होल नंबर का लिख सकते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या, उनका लिख सकते हैं। तो होल नंबर्स जैसे आपके 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए, ठीक है। ये नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 9 तक चलते हैं, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 दिन की गिनती करते हैं हम, तो वो नेचुरल नंबर हो गए। और होल नंबर कौन से होते हैं? जो जिनमें जीरो भी काउंट होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ये, ठीक है। ये इनका समुच्चय हो गया। और इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में 0 तो होता ही है, लेकिन धनात्मक भी आते हैं और ऋणात्मक भी। तो +-1, +-2, +-3, +-4, इस प्रकार से ये चलता जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इंटीजर्स में ऋण पूर्णांक भी होते हैं, धन पूर्णांक भी होते हैं, और बीच में 0 भी होता है। तो ये आपके इंटीजर्स का एक सेट बन गया, होल नंबर का सेट बन गया। होल नंबर बोले तो ये आपके पूर्ण संख्या है, इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक, और ये है आपके प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेट बन रहा है। और जैसे आपको कह दिया कि क्यू यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, जिसमें ये जरूरी होता है कि जहां q इज नॉट इक्वल 0 और p एंड q बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। p एंड q बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंटीजर्स। ये क्या होते हैं? p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं, और p बटा q के रूप में इसे आसानी से लिख सकते हैं हम। और q इज नॉट इक्वल 0। भाई बट्टे वाली संख्या q जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये किसका हो गया? परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं में जैसे आपके ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल आसानी से हम ज्ञात नहीं कर सकते, और जैसे रूट में संख्या होती है, √10, √15, √17, √8, √7, √5। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल आप आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, उनका भी आप एक सेट बना सकते हैं। तो ये था सेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन किन विधियों से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, या कौन कौन सी विधियां हैं जिसे हम सेट को दर्शाते हैं। तो इसके निरूपण की जो विधियां हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समुच्चय निरूपण की विधियां। तो मित्रों, इसके निरूपण की जो समुच्चय निरूपण की जो विधियां हैं वो 2 विधियां हैं आपके पास। एक तो पहली तो है रोस्टर, या इसे ही बोलते हैं सारणीबद्ध रूप।
ठीक है। एक तो सेट होगा जो इस प्रकार से होगा, रोस्ट या सारणीबद्ध रूप में होगा, ठीक है। और एक होता है आपके समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण विधि इसे बोल सकते हो, समुच्चय निर्माण विधि। और ये ऊपर वाली रोस्ट या सारणीबद्ध रूप विधि हो गई, ठीक है। तो ये दो प्रकार से हम समुच्चय का निरूपण कर सकते हैं। तो इसको समझिएगा कि क्या ये रोस्टर और सारणीबद्ध क्या होता है और ये समुच्चय निर्माण क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, a इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, एक सेट लिख दिया। जैसे मैंने सेट लिखा 1 2 3, या चलिए मैं ये लिख देता हूं a e i o u, ये लिख दिया। अब ये तो हमने क्या किया है, ए के अंदर सीधा ये मंझले ब्रैकेट के अंदर अवयवों को लिख दिया है कॉमा लगाते हुए, ठीक है, ये लिखा हमने। तो ये तो हो गया आपका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, इसी को बोलते हैं। यानी कि मंझले ब्रैकेट के अंदर आप जो अवयव लिख रहे हैं उनको ये कॉमा लगा के, मतलब स्टेप बाय स्टेप कॉमा लगाते हुए लिखते हैं, मतलब उन्हीं अवयवों को ब्रैकेट के अंदर ही लिख दिया जाता है। या तो आप ऐसे बोले, या फिर अवयवों को कॉमा लगाते हुए इसमें लिख रहे हैं आप सीधा, ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है सेट, ये तो ये इसका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप हो गया, ठीक है। और अब देखिए दूसरा रूप लिखता हूं मैं, जैसे a इज इक्वल टू मैंने लिखा x सच दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। अब देखिए क्या फर्क है, ये तो सीधा या ऐसे लिखा हुआ है और ये ऐसे लिखा, और दोनों है, दोनों सेम ही चीज है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें तो क्या क्या आपने अवयवों को लिख दिया सीधा, जैसे x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर थे आपने उनको कोमा लगाते हुए ऐसे लिख दिया, ये तो आपका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप हो गया। लेकिन इसी को आपने ऐसे लिखा है, इक्वल टू x सच दैट, x सच दैट का मतलब होता है कि x क्या है, x अब आगे लिखा हुआ है x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। तो ये जो x है, ये x क्या है, a e i o u यही है, स्वर है आपके, ठीक है ना। लेकिन इसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग है, इसमें लिखने का अलग है और इसमें, दोनों का तरीका लिखने का अलग है, बस बाकी है दोनों सेम ही चीज। तो इसमें आपने इस प्रकार से लिख दिया, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अवयवों को यदि सीधा कोमा लगा के आप लिख देते हैं किसी सेट में, तो वो तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप हो जाता है। और यदि आप उसी को, जैसे ये सेट था, या आप ऐसा कहें कि इसमें हो क्या रहा है रियल में, इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें विशेषता का पता चल रहा है कि x सच दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अब ये सेट लिख तो दिया आपने, लेकिन इसमें एक विशेषता, अब क्या एक गुण के साथ लिखा जाता है, गुणधर्म है, अब गुणधर्म इसमें लागू हो रहा है। देखिए हिंदी में आपने लिखा x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है तो ये सेट ही, ठीक है। लेकिन इसका और इसका लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है, इसमें गुण के साथ प्रदर्शित किया जाता है, सीधा सा है। जैसे आपको दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ये होगा, दूसरा जैसे मैंने लिखा b इज इक्वल टू, कोई दूसरा ले लिया मैंने 1 2 3 4 और ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये लिखा। अब ये तो कौन सा हो गया, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। अब इसी को यदि मैं ऐसे लिखूं, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए नीचे वाला कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण विधि रूप है, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप है ये, इसको बोल सकते हैं हम। इस विधि से जब हम लिखते हैं तो ये समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप ये हो गया, ऊपर वाला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसमें तो अवयवों को कोमा लगाते हुए सीधा लिख देते हैं और इसमें एक विशेष गुण के साथ लिखा जाता है, बस इतना ही फर्क होता है, ये फर्क है दोनों में, ठीक है। तो ये रोस्टर रूप और सारणीबद्ध रूप हो गया, समुच्चय निर्माण विधि, दोनों रूप आपके, दोनों विधियां मैंने आपको समुच्चय निरूपण की बता दी है और मेरे ख्याल से आसानी से आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद में जैसे देखिए कई बार क्या, जैसे ऐसे लिखा मैंने a इज इक्वल टू, कोई सेट लिखा 1 2 3 4 और 5, यहां तक लिख दिया, ठीक है। तो एक चिन्ह जैसे लिखते हैं हम, मैंने जैसे लिखा 5 बिलोंग्स टू a, 5 बिलोंग्स टू a, इसका क्या मतलब है, इस बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये जो 5 है वो इस ए का ही क्या है, अवयव है, इस ए जो सेट है इसी का क्या है एक अवयव, यहां से ये बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। ये जो चिन्ह होता है ना एप्सिलॉन, वैसे एप्सिलॉन का चिन्ह है, और 5 यहाँ पे 5 लिखा है, 5 बिलोंग्स टू ए, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है, कि 5 ए का ही एक क्या है, अवयव है। और यदि ऐसा होता कि मैं यहाँ पे लिख देता, इसी के लिए लिखूं 6 बिलोंग्स टू ए,
तो क्या 6 है क्या इसमें? 6 है ही नहीं, तो 6 इसमें इससे बिलोंग नहीं करता है, तो इसको बोलेंगे 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो ई जो है ई टाइप का जो लिखते हैं इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा बोलते हैं बिलोंग्स टू। पढ़ने में कैसे पढ़ते हैं इसको? ऐसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 जो है इसी सेट से क्या करता है? बिलोंग करता है, या इसी सेट का एक अवयव है। तो ये बिलोंग्स का चिन्ह है। इसके विपरीत जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण है वो आप देख सकते हैं। तो आप अपनी जो बुक है उसको शुरुआत से लेकर जैसे एग्जाम्पल रखेंगे, उसके बाद अगली जो हमारी क्लास होगी वो एग्जाम्पल की होगी, तो उसमें हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल से पहले पहले जितना मैंने अभी तक बताया है ये अच्छे से आप पढ़िएगा और किताब में आराम से आपके समझ में आएगा, दोबारा आप जरूर देखिएगा। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या करने वाले हैं, आगे जो एग्जाम्पल हैं आपके 1.1 एक्सरसाइज से पहले पहले के वो हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में जितना मैंने बताया अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसको फिर से रिपीट कीजिएगा, दोबारा देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।